लास्ट टाइम आपने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी। मैंने कहा ये अभी आधा इशू सॉल्व हुआ है। प्लैंक्स ने हमें ये बताया कि लाइट की एनर्जी एक फिक्स पैकेट की सूरत में है जिसे आप खुला नहीं कर सकते। इसलिए अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो उसका जो फोटोन या जो पर्टिकुलर वेवलेंथ उस मैटर से इंटरेक्ट होगी, उसमें जितनी एनर्जी है वो उस मैटर को एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। वो ये नहीं कर सकता कि जितनी चाहिए उतनी रख लूं बाकी वापस कर दूं। तो अब व्हाइट लाइट में 3000 डिफरेंट वेवलेंथ है, मतलब 3000 डिफरेंट फोटॉन्स। हर फोटोन के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब जब ये फोटॉन्स हाइड्रोजन गैस में से गुजरे तो हाइड्रोजन सिर्फ उसी फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है जिसकी एनर्जी उसे चाहिए। अब सवाल ये पैदा हुआ है कि उसे क्यों चाहिए, वो हर एनर्जी क्यों नहीं ले लेता। तो ये जवाब वैसे तो देखा जाए बड़ा आसान है इसका जवाब कि हम बाजार में जाएं, लाइन से फूड स्ट्रीट बनी हुई है, सब में खाने पीने की चीजें हैं, तो सब खा लिया करेगा? नहीं, हम अपनी फेवरेट चीज ही खाते हैं। हमें वो चाइनीज खाओ, वो तो बराबर ले वहां चले, तो भाई ये भी तो चीजें खाने की खा लो। हमारा एक टेस्ट होता है, हम उसी की डिमांड करते हैं ना। किसी भी दुकान पर जाते हैं, किसी किस्म की चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन हम सिलेक्ट करते हैं जो हमें चाहिए। अच्छा, हमारी जरूरत हमारी समझ में आती है। सर मुझे अगर आज घर के लिए साबुन खरीदना है तो मैं साबुन ही उठाऊंगा। मैं आज कीमा और पराठे तो नहीं लेके चला जाऊंगा। तो मेरी डिमांड स्पेसिफिक है, तो एटम की डिमांड इतनी स्पेसिफिक है। वहां ऐसी क्या सिचुएशन है? तो जैसे मैंने पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ, साइंस से काम करने का तरीका ही यही है। पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझते हैं, ऑब्जर्वेशन हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम एक चीज को अच्छी तरह ऑब्जर्व करें हो क्या रहा है। फिर उस ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए कहानी बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, हाइपोथेसिस कहलाता है। अब प्रॉब्लम बड़ी क्लियर है, तमाम एलिमेंट्स बहुत स्ट्रेंज तरीके से बिहेव करते हैं, और वो स्ट्रेंज तरीका ये है कि जब हम उन्हें एनर्जी देते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट की एनर्जी लेते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो अब आप सोचिए कि एटम के अंदर ऐसा क्या सिस्टम चल रहा है कि ज्यादा एनर्जी भी नुकसानदेह है, कम एनर्जी भी नुकसानदेह है। तो अब बोहर ने ये हाइपोथेसिस क्रिएट किया। उस हाइपोथेसिस का सहारा लेकर उसने हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को 101% सर्टेनिटी के साथ एक्सप्लेन किया। इतनी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दी है कि इससे पहले साइंस की हिस्ट्री में बड़ा कम ऐसा हुआ है कि किसी हाइपोथेसिस को इतना जबरदस्त रिजल्ट मिला। तो डॉक्टर बाबा मुनि की को पूरी स्टोरी हम आपको शेयर करना चाहते हैं। पहले उसने क्या सोचा, तो हम उसको समझाने के लिए, सिचुएशन समझाने के लिए कि आखिर एटम में कैसी सिचुएशन है, हमने कहा आइए आपको एक कहानी सुनाते। कहानी क्या सुनाते हैं? कहानी ये सुनाते हैं कि फर्ज कर लीजिए, हमारे मुल्क के हिसाब से बना देता हूँ सिचुएशन और किरदार अपने डाल देते हैं, अंग्रेजों के नाम उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। तो भाई ऐसा है कि कराची शहर का सबसे बड़ा मसला बोला सफाई। जिस गली में जाओ गटर उबल रहा है, ये नहीं मेरे आपके सबके घर में की कहानी। तो अब खुदा का करना क्या हुआ, ऐसे ही एक इलाके में ये है एक मस्जिद का दरवाजा, कोई मस्जिद का दरवाजा, लोग साफ सुथरे भी जाना पसंद करेंगे, लेकिन बदकिस्मती देखिए आगे गटर का पानी आ गया। अब ये पूरा मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंचने से पहले गंदा पानी। अब अगर ये कोई दुकान होती तो शायद हम गंदे पानी में से भी गुजर के चले जाते, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए तो पाक साफ होना जरूरी है, इसलिए नहीं हो सकता। आप कैसे जाए नमाजी? तो अल्लाह के नेक बंदे हर जगह है, उन्होंने देखा कि जो सुन कोई रहा नहीं है, सीवरेज का पानी ऐसी पड़ा रहेगा, नमाज का वक्त पूरा, तो ऐसे करके पत्थर रख दिए ताकि लोग इन पत्थरों पर पैर रखते हुए, ये आम सा मंजर है, मेरे ख्याल में हम सब नहीं देख रखा है, नॉर्मल थिंग। कराची में ऐसे बहुत सारे लोगों पर ये है, चाहे वो मस्जिद हो, मार्केट हो, पत्थर रख देते हैं, बेचारे क्या करें, लोग उन पर चल के चले। ये सिचुएशन ठीक है।
अब फिर वही बात है, आपकी एग्जाम्पल दूंगा आप बुरा मान जाएंगे, इसलिए मैं अपनी दे देता हूँ। तो एक हैंडसम स्मार्ट आदमी, मैं नाम नहीं लिया, ये आपके लिए थोड़ा है कि आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं, ड्रामा है आप, तो आपको खुद ही आपने आसपास देखेंगे और समझ जाएंगे कि कौन हो सकता है ये। तो वो बेचारा जो है थोड़ा अकल का मतलब समझ गया आप कह रहे हैं। अब इतने से डिसीजन में अकल कहाँ से लाए? तो बात ये है कि ये आया किसको अकल वकल, ये चाह रहा है मैं आज मेरी नमाज पढ़ लूं, तो मुझे समझाया भाई ताकि मैं अकल ना हो तो ऐसे भी नमाज पढ़, आके लोग समझदार होते का नेगेटिव। अब जब उसने देखा कि गंदा पानी पड़ा हुआ, क्या करूं, दुनिया भाई अकल आती है, कैसे कैसे क्या मतलब छलांग लगाओ, डेढ़ होशियार आदमी इतनी तेज छलांग लगाओ। हमने कहा ओके साकिरा, ये 2 फीट का डिस्टेंस, ये 2 फीट का डिस्टेंस, हमने बाकायदा कैलकुलेशन करा, तो कहा हमने कि बेटा एक ऑप्शन है 2 फीट लंबी छलांग लगाओ और इस पर चढ़ जाओ, फिर 2 फीट लंबी छलांग लगाओ दूसरे पे गति से, एक ऑप्शन, कोई पता नहीं तो चल आप समझदार आदमी हो। दूसरा ऑप्शन ये एक साथ 4 फीट लंबी छलांग लगाओ, डायरेक्ट दूसरे बंदे पे, ये भी तो ऑप्शन है। तो अब उससे हमने कहा शुरू हो जाओ, और उसने कहा अच्छा अगर मैं जोर से छलांग लगाता हूँ, तो जोर से का क्या मतलब, अगर वो ऐसी छलांग लगाए जो 2.1 फीट है तो क्या होगा, गंदे पानी में गिर जाएगा। 1.9 है, इसका मतलब ये है कि आप उससे जिद करेंगे कि देखो होशियारी नहीं दिखाओ, ना तेज जाना यहाँ अकलमंदी है ना स्लो, यहाँ स्पेसिफिक टारगेट है 2 फीट, ना हम तुमसे हाई जंप की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं ना लो की कर, हम कह रहे हैं जो कह रहे हैं उसी पे जाओ, वरना पैर आगे गया तो भी फंसोगे, पीछे गया तो भी। तो इसका मतलब है कि इस आदमी को हमने कहा है या तो तुम 2 फीट लंबी छलांग लगाओगे, या 2 + 2 4 फीट, या 2 + 2 + 2 6 फीट, या 2 + 2 + 2 + 2 + 2 8 फीट। तो अब 8 फीट की छलांग तो लॉन्ग जंप वाले भी नहीं लगा पाते, तो जब तुम यूं करके छलांग मारोगे तो यूं गिरोगे फिर बेटा, लेकिन पहुंच जाओ। इसका मतलब है कि एक सिंपल सी डेली लाइफ की सिचुएशन मैंने क्रिएट की है जिसमें आपकी डिमांड ये है कि आपकी ज्यादा और कम हमें नहीं चाहिए, स्पेसिफिक जंप्स चाहिए। इस कंडीशन को जिसमें आप किसी को कॉन्फाइन करें, पाबंद बनाएं कि तुम्हें खास किस्म की हाइट्स कवर करनी है, इस कंडीशन को कहते हैं क्वांटाइजेशन। यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन वैल्यू, हर वैल्यू अवेलेबल नहीं है। कल भी यही कहा था, नेस्ले के पानी की हर क्वांटिटी बाजार में नहीं मिलती है, उसकी स्पेसिफिक वैल्यूज के पैकेट मिलते हैं। तो हर वो सिचुएशन जिसमें आपसे ये कहा जाए कि दीज वैल्यूज आर अलाउड एंड ऑल अदर वैल्यूज आर नॉट अलाउड, जब आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए चंद वैल्यूज पर, तो ये सिचुएशन क्वांटाइजेशन है। यहाँ आपने इस आदमी की जंप्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 2 के टेबल में जंप लगानी है, 2 4 6 8, ऑल अदर वैल्यूज आर नॉट अलाउड। अगर आपने वो किया तो आप गंदे पानी में गिरेगी सारी कहानी। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। अब अगर और गौर से सुनना चाहें तो ये इतनी कॉमन सी बात है कि हमारी डेली लाइफ में जगह जगह मौजूद है। इस वक्त आप क्वांटाइज्ड, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लूं कि आप तमीजदार और मुहज्जिब बच्चे हैं, जो कि आप हैं, जो मानने की जरूरत नहीं, तो आपकी सिटिंग इस वक्त क्वांटाइज्ड। जब आप इस कमरे में दाखिल होते हैं, क्या कहीं भी बैठ सकते हैं? क्या हर पॉइंट आपके लिए बैठने के लिए अवेलेबल है? अनफॉर्चुनेटली जहां इस वक्त आप बैठे हैं, इसके ऊपर आपके सर से लेकर छत तक का जो हिस्सा है, क्या ये आपके बैठने के लिए अवेलेबल है? ये तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई हवा में बैठ सके। ठीक है, फिर रह गई नीचे वाली जगह, तो मैंने इसीलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुहज्जिब और तमीज़दार। क्या एक मुहज्जिब बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन की जा सकती है
कि वो किसी कमरे में आए, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो आप किसी के घर में मेहमान बन के आए, तो कहाँ बैठते हैं? आप कुर्सी रखी होगी, कुर्सी के हत्थे पे बैठ जाते हैं, फर्श पे बैठ जाते हैं, तुम बैठ नहीं सकते यार, तो कैसे? किसी घर मेहमान बन के आए, फर्श पे बैठे, इस कमरे में आए, जमीन पे बैठ जाए, बैठ सकते हैं, मगर ये एटिकेट के खिलाफ। यहाँ भी आप बैठ जाते हैं जब टीचर क्लास में, लेकिन उसकी मौजूदगी में ये तमीज के खिलाफ है, एटिकेट्स के खिलाफ है। तो क्लास चल रही है, टीचर आपके सामने मौजूद है, एक अच्छे और तमीजदार बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन है? वो उस जगह बैठेगा जो बैठने के लिए मुहैया की गई है, और वो ये है द फर्स्ट रो। इसके बाद ये वो हिस्सा है जहां आप नहीं बैठ सकते, फिर आप यहाँ बैठ, फिर यहाँ नहीं बैठ सकते, फिर यहाँ बैठते। तो एक सर्टेन एरियाज हैं जहां आपको बैठने की इजाजत है, बाकी जगहों पर बैठने की इजाजत नहीं। So your sitting is also podcast. You cannot be sit over there. अगर हम वो कंडीशन मान लें, you are a good student, आपको तमीज है, आपको पता है अपने टीचर्स के सामने कैसे बिहेव करना है, this is not for sitting. This is not for sitting. ये तो आपकी बेइज्जती भी है। यहाँ बात तमीज से भी आगे, अगर मैं इंसिस्ट कर दूं कि बैठ जाएं तो आपको बुरा फील होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं भी आपके साथ नीचे बैठ जाऊं तो आपको बुरा नहीं लगेगा, तो हमारे नीचे बैठे हैं तो हम भी नीचे बैठे हैं। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में दिस इज नॉट फॉर सिटिंग, ये प्लेस सिटिंग के लिए नहीं है। इससे ऊपर तो कोई बैठ ही नहीं सकता है। तो इस कमरे में एक खास जगह है जहां लोग बैठ सकते हैं, इसका मतलब द सिटिंग इज क्वांटाइज्ड। सेम यही कहानी है, हर जगह आप नहीं पैर रख सकते, कुछ जगह अलाउ है, कुछ जगह अलाउ नहीं। उसने कहा यही सिचुएशन एटम में इलेक्ट्रॉन की। समझ जाइए कि ये मैं नहीं हूं, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये पत्थर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के वो सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। यानी बोहर ने कहा लेट मी गिव माय आइडिया। अभी उस पर एतराज ना कीजिएगा क्यों कैसे करता हूं, वो पहले अपना आइडिया दे, उस आइडिया से बात समझाए, फिर एक एक बात एक्सप्लेन करें, एक एक बात का रीजन है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि मदनी गैस हो गया, नो, इतने प्यारे रीजन है इसी को। उसने सबसे पहले कहा कि हम ये समझते थे कि न्यूक्लियस सेंटर और उसके आसपास 99.99% वॉल्यूम एटम का खाली पड़ा हुआ है। न्यूक्लियस तो बहुत ही छोटी जगह ऑक्यूपाई की है, मेजर पोर्शन तो इलेक्ट्रॉन के पास है, तो इलेक्ट्रॉन उस पोर्शन में कहीं भी सर्किल बना सकता है। यही कहा था ना, एवरी पॉसिबल स्पॉट इज अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन जहां चाहे घूम। ये रदरफोर्ड का कहना, उन्होंने कहा नो, इस पूरे हिस्से में जो 99.99% वॉल्यूम एटम का है, इस पूरे हिस्से की स्टोरी को समझ लीजिए ऐसे है जैसे गंदे पानी का एक तालाब, ये बीच में न्यूक्लियस, आसपास गंदा पानी, इलेक्ट्रॉन बहुत पाक साफ होने का आदी है, वो गंदे पानी में नहीं। तो हमने दरमियान में इसी तरह समझिए पत्थर रखे हुए हैं जहां इलेक्ट्रॉन को खड़े होने की इजाजत है। तो वो जो अलाउड सर्किल है वो ये है। उसने कहा सब जगह पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, बल्कि कुछ स्पेसिफिक सर्किल है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। तो ये पहला अलाउड सर्किल है, इसे कहा फर्स्ट ऑर्बिट। ये दूसरा है, इसे कहा सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे ही 4 5 भी होगा। पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है या फिर इसमें घूम सकता है। इन दोनों के बीच में जो जगह है उसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यकीनन आपके जहन में आ गया इस क्यों का इतना जबरदस्त जवाब है कि आप तबियत खुश अगर समझ में आए। अभी नहीं, अभी तो उसकी कहानी सुन लेते ना कि क्या ये मान लेने से, कि थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेने से कि इलेक्ट्रॉन किसी वजह से दो ऑर्बिट्स के बीच में नहीं रह सकता, अगर थोड़ी देर के लिए इसे फर्ज कर ले, तो क्या इससे हमारे सारे प्रॉब्लम हल हो रहे हैं? अगर प्रॉब्लम हल हो रहे हैं तभी तो इस पर कहेंगे अच्छा अब लॉजिक वो क्यों नहीं हो सकता। तो पता चले इससे हमारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो किस्सा वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो अभी हमने पहली बात की, जस्ट लाइक दिस, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्वांटाइज्ड है, वो एटम में हर जगह नहीं घूम सकता। उसके लिए चंद खास, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप इस कमरे में हर जगह नहीं बैठ सकते, आपको जहां सीट मिल रही है आप वहीं बैठे। ये तो कमरा डेस्कों से भरा हुआ है, फर्ज कर लें अभी एसओपीस की वजह से, मेरे ख्याल में नीचे वाले रूम में ऐसा ही था हिसाब किताब कि कुर्सियां रखी गई हैं थोड़े थोड़े गैप के बाद। अब जो भी बच्चा आता है ऑब्वियसली उसको अंदाजा है जहां कुर्सी रखी मुझे वहीं बैठना।
बाकी इतना बड़ा हिस्सा कमरे का खाली पड़ा हुआ है, इज नॉट अवेलेबल फॉर मी। खासतौर पर मना कर दिया बच्चे जरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे, तो वो दूर दूर कुर्सियाँ रखें, जैसे इम्तिहान हो रहा होता तो भी यही होता है, हम कुर्सियाँ दूर दूर रखते हैं ताकि बच्चे एक दूसरे से फासले लेते हैं। तो आप कमरे में आए तो जहाँ कुर्सी मिलेगी आप वहीं बैठेंगे ना। तो इसी तरह एटम के लिए ये पूरा एग्जामिनेशन रूम है, जहां उसे सर्किल नजर आ रहा है बस वो वहीं होगा, दो सर्किल्स के बीच में नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसकी वजह बाद में, पहले पूरी कहानी ओके। अच्छा मान लिया ऐसा हो गया, इससे हमें क्या फायदा हुआ? हमें ये फायदा हुआ कि आप फर्स्ट कर लेंगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन का एटम उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कर लीजिए इस फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, न्यूक्लियस के करीब। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि ये घूम नहीं रहा है, ये न्यूक्लियस की तरफ गिर रहा है, मगर अपनी वेलोसिटी की वजह से गिरने से बच रहा है। So it would have a specific velocity or means specific kinetic energy. तो इसकी एक खास एनर्जी होगी जो उसे इस सर्किल में घुमा रही है। और ये भी कहा था अगर आप इसकी एनर्जी बढ़ा देंगे तो ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर वाले ऑर्बिट में घूमेगा, जरा और दूर हो जाएगा, और एनर्जी बढ़ाएंगे और दूर हो जाएगा, बहुत एनर्जी बढ़ाएंगे तो शायद एटम से बाहर। इसका मतलब है अगर ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह इस ऑर्बिट में घूमना चाहता है तो इसकी एनर्जी को ज्यादा करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये जो एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका नाम रख देते हैं E1 और इसकी एनर्जी है फर्स्ट कर लेते हैं 10, और ये जो दूसरा ऑर्बिट है इसकी एनर्जी, इसका नाम रखते हैं E2 और इसकी एनर्जी है 25। तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को बदलना चाहता है, छलांग लगाना चाहता है इस ऑर्बिट से, तो बीच में तो रह नहीं सकता, तो ये आपसे कितनी एनर्जी मांगेगा? 15। 10 है ना, अगर कोई इसे 15 की एनर्जी और दे दे तो इसकी टोटल एनर्जी 25 हो जाएगी, और ये छलांग मारती है। अब कहां से लेगी एनर्जी? ऑप्शन नंबर 1 हीट करने, क्योंकि हीट की एनर्जी तो खुला पानी है, कोई मसला ही नहीं, करते रहे हीट, जैसे ही एनर्जी पूरी हो जाएगी जब तक ऊपर चला जाएगा, बिजली से दे दे। और तीसरा ऑप्शन था लाइट, तो जब लाइट देंगे आप इसे तो लाइट के तो फोटोन है, तो पैकेट है, तो ये ढूंढेगा कौन सा फोटोन एग्जैक्ट 15 यूज की एनर्जी रखता है। पता चला वो 3420 जो मैंने वैल्यू बताई थी, वो उसकी एनर्जी एग्जैक्टली 4340 एग्जैक्टली 15 है। हाइड्रोजन का ये वाला फोटोन, वो फोटोन लिया और जंप करके यहाँ चला गया। आपने जिद की ये वाला मत लो, इससे ज्यादा एनर्जी वाला ले लो, और कह रहे ज्यादा एनर्जी में तो फंस जाऊंगा, ज्यादा एनर्जी का मतलब है छलांग लगा के इधर आ जाऊं, गंदे पानी में गिर जाऊं। नो 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 नो, मुझे स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए, ये वाली सिचुएशन है मेरी, ज्यादा आगे जाने में भी फंसता हूं, कम पे भी फंसता हूं, मुझे पर्टिकुलरली वही एनर्जी चाहिए। अब अगर आप सोचें, इतनी बनती है एग्जांपल्स, इसकी कोई हद नहीं, आप अपनी असल से फैसला कीजिए। सीढ़ियां रखी हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो याद है ना सबको? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। क्रिकेट की बॉल है मेरे हाथ, ये फर्स्ट स्टेयर 2 मीटर, सेकंड 4 मीटर, थर्ड 6 मीटर, 8। ठीक है, क्रिकेट की बॉल है मेरी। अब मुझे ये बताइए कि मैं क्रिकेट की बॉल को इस पहली सीढ़ी पर रख दूंगा। क्रिकेट की बॉल का मास है 5 न्यूटन, वेट किसके बराबर होता है? mg, ये है 5 न्यूटन, और अब इसका मतलब है mg की वैल्यू 5 तो हाइट है 2, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 10। अब मैं चाहता हूं इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाऊं, 11 कर दूं, तो ये बॉल थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, हवा में रुक सकती है। अब ये सर अगर आप इस बॉल की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं ना, तो इसके बाद सेकंड अलाउड पोजीशन है, यहां बॉल रखी जा सकती। कितनी हाइट हो गई? 4, वेट कितना था? 5, 5 4 20। तो या तो इसकी एनर्जी 10 होगी या फिर इसकी एनर्जी 20 होगी। क्या 10 और 20 के बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है इसकी? जादू से रोकेंगे आप, या तो आप पहली स्टेयर पे रखेंगे या दूसरी पे रखेंगे, बीच में रुक सकती है। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन या तो इस ऑर्बिट में होगा या इस ऑर्बिट में होगा, बीच में नहीं रुक सकता। जैसे इस बॉल के लिए सीढ़ियां स्टेबल स्टेट है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिट स्टेबल। बॉल को तो छोड़िए, आप खुद नहीं रुक सकते, 2 सीढ़ियों के दरमियान रुक जाइए।
क्योंकि अल्लाह मियां ने आपको दो पैर दिए हैं, तो ये तो हो सकता है कि आप एक पैर नीचे रखें, एक पैर ऊपर रखें, लेकिन पूरे पूरे आप दो सीढ़ियों के बीच में नहीं, कोई भी चीज नहीं हो सकती। बॉल क्या, तो इसका मतलब है बॉल की पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी या तो होगी इधर 10, या फिर ये यहाँ रखी जाएगी 20, या फिर ये यहाँ रखी जाएगी तो ये हो जाएगी 5 6 30, और या फिर यहाँ रखी जाएगी तो 5 8 तो these are the 4 states available for ball। अब अगर इस बॉल को कोई यहाँ से एनर्जी देकर ऊपर फेंकना चाहे तो उसे आप क्या कहेंगे, बेटा ख्याल से सिर्फ 10 जूल की एनर्जी देना ताकि ये 10 से 20 हो जाए, 11 मत दे देना, हवा में रुक जाए, हवा में तो नहीं रुक सकती, अनस्टेबल है। तो यही इलेक्ट्रॉन का इशू। तो बोहर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली अलाउड इन सर्टेन स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ। उसने उस सर्कुलर पाथ का नाम रखा ऑर्बिट या शेल, क्योंकि हर सर्कुलर पाथ की एक स्पेसिफिक एनर्जी है जो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो न्यूक्लियस से कितनी दूर, जो न्यूक्लियस के करीब है उसकी एनर्जी थोड़ी कम है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर वाले ऑर्बिट में जाते जाएंगे आपकी एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। तो हर सर्कुलर पाथ एक स्टैंडर्ड एनर्जी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट शेल या फर्स्ट एनर्जी लेवल। This is second orbit, second shell or second energy level. This is third orbit, third shell or third energy level and so on. तो अब कहानी बड़ी जबरदस्त हो गई। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो वो जंप करके हायर ऑर्बिट में जाएगा, लेकिन अब वो आपसे डिमांड करेगा कि मुझे एग्जैक्टली वो एनर्जी दीजिए जो दो ऑर्बिट्स के दरमियान डिफरेंस है, ताकि मैं एक ऑर्बिट से छलांग लगाकर दूसरे ऑर्बिट में, मुझे ऐसी एनर्जी मत दीजिए कि मैं दो ऑर्बिट्स के बीच में फंस जाऊं, वहां मैं नहीं रह सकता। सो अब अगर E2 25 है और फर्स्ट कर ले E3 45, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपसे डिमांड करेगा या तो मुझे 15 की एनर्जी दीजिए ताकि मैं E1 से E2 पे जाऊं, या फिर मुझे एग्जैक्टली 35 की एनर्जी दीजिए ताकि मैं E1 से E3 जाऊं। ये भी तरीका सही है। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हमें 5 लाइनें नजर आ रही हैं, ऐसे ही है ना। इसका मतलब है 5 पॉसिबल फोटोन वो एब्जॉर्ब कर सकता है ऑफ डिफरेंट एनर्जी। इससे आपके दिमाग में क्या बात आ गई, इसका मतलब है कम से कम हाइड्रोजन में पहले ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन है ही, 5 और ऑर्बिट तो लाजमन है। तो ये पहली एनर्जी, दूसरी इसी तरह कोई E4 होगा, कोई E5 होगा, कोई E6, तो ये 5 पॉसिबल एनर्जीज तो पक्की पक्की बन गई। अब असल बात, ये तो आपने लॉजिक बताई कि वो एक स्पेसिफिक एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है। अब इमिशन पे आइए। साइंस ने कहा कि कोई चीज भी अपने सराउंडिंग में मौजूद एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रख ले या कम एनर्जी रख ले तो स्टेबल नहीं होती, चीजें थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। इस कमरे में अगर अभी फर्ज कर लीजिए मुझे गरम गरम चाय की प्याली ला के देखिए, आप सकते हैं चाय पीने, यहाँ रख दें, उस चाय का टेम्परेचर हम सारी चीजों के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो क्या वो चाय गर्म नहीं रहेगी? मतलब कि नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, वो ज्यादा देर गर्म नहीं रहेगी, उसकी हीट तेजी से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रही होगी और उसका टेम्परेचर कम हो गया, चंद मिनटों के बाद ये नॉर्मल टेम्परेचर। इसका उलट सोचिए, बर्फ का एक टुकड़ा लाकर यहाँ रख दिया जिसका टेम्परेचर हम सबके टेम्परेचर से कम है, तो वो भी नहीं सर्वाइव करेगा, थोड़ी देर में पिघलकर उसका भी टेम्परेचर वैसे ही जाएगा जैसे हम। So everything try to be in thermal equilibrium with its surrounding। तो अगर किसी चीज की एनर्जी एबनॉर्मली ज्यादा या कम कर दी जाए तो वो उस एनर्जी के साथ स्टेबल। अब सोचिए मेरे पास हाइड्रोजन का एक एटम थोड़ी होगा भाई, अगर मैंने डिस्चार्ज ट्यूब ली है और उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन की लिया है तो माशाल्लाह मोल पढ़ के आए हैं, हाइड्रोजन के 1 ग्राम का मतलब है 1 मोल, 6.02 × 10⁻23 एटम। इतना बड़ा हुजूम है, हमने उन्हें एनर्जी दी, बिजली की सूरत में दी, तो एक साथ सबको थोड़ी मिल जाएगी एनर्जी। फर्ज कीजिए 1% एटम्स को पहले सेकंड में एनर्जी मिली और उनके इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड ऑर्बिट पे। अब 99% एटम्स के इलेक्ट्रॉन नॉर्मल एनर्जी में है फर्स्ट ऑर्बिट में, 1% एटम के इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड पे चले गए।
तो वो तो ऑड हो गए ना, उनकी एनर्जी अपने सराउंडिंग से ज्यादा हो गई। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे गर्म चीज ज्यादा देर तक गर्म नहीं रह सकती, वो इलेक्ट्रॉन जो चला तो गया आपकी एनर्जी लेकर ऊपर, लेकिन ऊपर रुकेगा नहीं, फौरन वापस आएगा। इसका मतलब है आपने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इलेक्ट्रॉन को जो E1 पर था उसे तकरीबन 15 जूल की इलेक्ट्रिसिटी देकर फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पर भेज दिया। वो गया आपकी बिजली की वजह से, रुका नहीं वहां, फौरन वापस आया। तो जो एनर्जी हमसे ली थी वो वापस करनी पड़ेगी ना, जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो जब वापस आया तो हमारी एनर्जी वापस कर दी। हम तो बिजली दे ही रहे हैं सर उसको, फिर ऊपर चला जाएगा, ऊपर फिर उसको थप्पड़ पड़ेगा, वापस जा, वापस आ जाएगा, उठा कटक करता रहेगा बेचारा। बोले इसका क्या फायदा? तो गौर से सुनिए, क्या जबरदस्त अल्लाह ताला का निजाम है। साइंस पढ़ते हैं ना, समझते पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, ये भी उसी मालिक कायनात की सब चीजें जो अकल हमें दी अल्लाह ने, तो आज समझने का काबिल होगा क्या नजर ना आने वाली चीजों में क्या खूबसूरती रखी हुई। बिजली की मदद से इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजा, वापस आता है, क्या फायदा हुआ? जो बिजली हमसे ली थी सर वो वापस कर दी ना, ली थी आपसे बिजली, उससे गया ऊपर, जब वो ऊपर से वापस आता है तो वो हमेशा जो एनर्जी ईमानदारी के साथ आपकी वापस करेगा ना, पूरी 15 की एनर्जी। बस फर्क क्या होगा, एटम बहुत ही तमीजदार घराना है। तो ये बीच में तमीजदार कहां से आ गया भाई? आप एक ऐसे घर में रहते हैं कि आपके पड़ोसी बड़े वफादार, खानदानी और मोहब्बत लोग हैं। आजकल जमाने में ऐसे मिलते हैं, वो बड़े अच्छे अच्छे लोगों की निशानी क्या? हमने घर में वो चीज पकड़ी, हमें लगा कि हमारे पड़ोसियों का भी हक है, हमने वो चीज उनके घर भेज दी। आजकल के जो आम से पड़ोसी हैं, वहाँ क्या होगा, उन्होंने आपकी चीज इस्तेमाल की और वफादार और तमीजदार जो पुराने हमारे अदब अला वाले जमाने के लोग, वहाँ क्या होता है, आपने एक चीज बनाकर उनके घर भेजी, उन्होंने उससे भी बेहतर चीज आपको वापस, अगर फर्ज कर लें कोई चीज नहीं दी, तो जो बर्तन आपने भेजे थे वो धोकर बिल्कुल साफ सुथरे करके आपको पता लगे किसी तमीजदार घराने में। हमने भी बिजली एटम ने उस बिजली को इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजा, वापस आया, अब एनर्जी वापस करने का टाइम। तो जैसे खुली आपसे ली थी वैसे नहीं, खूबसूरत सी पैकिंग में पैकेट बनाकर आपने ये, तो पैकेट में कौन सी एनर्जी होती है? लाइट। तो अल्लाह का निजाम ये था कि एटम के अंदर वो सिस्टम रखा है कि जब उसका इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर ऑर्बिट में जाएगा तो जाने के लिए तो आप उसे जो एनर्जी चाहे दें, हीट से भेज दें, बिजली से भेज दें, लाइट से भेज दें, चलेगा। लेकिन जब वो वापस आएगा और आपकी एनर्जी वापस करनी होगी तो लाइट की सूरत। इसका मतलब है एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट। आप बैंक जाते हैं, आपके पास रियाल है, अभी उमरा करके आए थे, रियाल बच गए। पाकिस्तान की आम दुकानों में रियाल नहीं चलेगा, बस में बैठे हुए टिकट का देना रियाल में नहीं देंगे आप, उन्हें तो कन्वर्जन में हमें नुकसान हो जाएगा, वो तो ले लेगा, पाकिस्तानी तो माशाल्लाह सबको पता है, लेकिन हमें तो पता नहीं क्या रेट चल रहा है। तो आप तरीका क्या है, बैंक पे जाते हैं, रियाल देते हैं और जिस मुल्क में रहते हैं उसकी करेंसी, अमेरिका में लैंड करेंगे, आपकी जेब में रियाल है, रुपीस है, कोई भी करेंसी, अमेरिका वाले सिवाय डॉलर की कुछ नहीं। बैंक का क्या काम है, आप उसे दूसरे मुल्क की करेंसी देते हैं, उतनी ही करेंसी वो डॉलर में चेंज करके देते, करेंसी कन्वर्टर है ना बैंक। तो ये एटम भी एनर्जी कन्वर्टर है। एनर्जी दो हीट की सूरत में, वापस मिलेगी लाइट, एनर्जी दो इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में, वापस मिलेगी लाइट, और अगर लाइट ही दे दी तो लाइट ही मिलेगी। तो ये है एनर्जी कन्वर्ट करने का तरीका। इलेक्ट्रॉन आपकी एनर्जी लेकर ऊपर गया, फौरन वापस आया, फोटोन बना दी। तो अब कहानी क्या चल रही है, बिजली आ रही है, इलेक्ट्रॉन को ऊपर नीचे किया और लाइट बना के, फिर बिजली आई लाइट बना के, फिर बिजली आई लाइट बना के। तो ये काम हो रहा है एनर्जी के।
बिजली जा रही है इस एनर्जी सेवर में, एक डिस्चार्ज ट्यूब बनी हुई है, उसमें गैस मौजूद है, उस जैसी इलेक्ट्रिसिटी आती है उस गैस के जितने भी एटम हैं सबके इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, वापस आते हैं लाइट। तो ये कौन कितनी जल्दी होगा सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाकर वापस आने में कितनी देर लगेगी? कम से कम 2 दफा पढ़ा है यार, अगर रट्टे लगाया होगा पता ही नहीं चला होगा क्या पढ़ा। 9th क्लास में भी और मैट्रिक में भी, हो सकता है फर्स्ट ईयर वाले ने भी पढ़ाया हो, आई डोंट नो, है वैसे हमारे सिलेबस में फर्स्ट ईयर में भी पता नहीं पढ़ाया गया, लेकिन 9 10 में पढ़ा। क्या एसआई यूनिट पढ़े थे ना? 7 होते हैं। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो 9th में भी और मैट्रिक में भी टाइम की डेफिनेशन लिखी हुई थी सेकंड, अगर याद है सेकंड की डेफिनेशन लिखी थी, 1 सेकंड वो टाइम है जिसके दौरान सीजियम एक एटम है, जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, सीजियम एक एटम, उन्होंने कहा 1 सेकंड में सीजियम एटम का एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाकर वापस आता है, तो ये कहलाती है एक ट्रांजिशन, ऊपर गया वापस आया। 1 सेकंड में कितनी दफा ये काम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया और वापस आया। तो सीजियम एटम में 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन 9,19,26,31,770 दफा ऊपर नीचे हो जाता है। एक दफा गलती से एक जुमला मैंने ये पढ़ाते हुए कह दिया था, इससे इस्तेमाली जिंदगी में काफी प्रॉब्लम हो गए थे, लेकिन फिर मैं बाज नहीं आऊंगा, कह दूंगा, मुझे यकीन है हम में से कोई ऐसा नहीं है जो नौकरी करते। मुझे बेगम का नंबर याद नहीं है, लेकिन ये नंबर है। पहली दफा मैंने कह दिया था उस दिन कोई रिश्तेदार भी बैठा था, मैंने घर में शिकायत, उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे नंबर याद हो जाए, पर याद नहीं है। मतलब तो है मोबाइल में सेव है, तो याद, ये तो मोबाइल में सेव नहीं है ना, याद करता होता है। 9,19,26,31,770। अब ये नहीं किसी को गिनेंगे, इसके बाद बढ़ जाएगी। इसे मैं आपको बताने के लिए 9th की किताब में भी है, मैट्रिक की किताब में भी, अभी जाकर देखिएगा, पढ़ाया भी किया होगा, आपने रट्टे भी लगाए होंगे, समझ नहीं आया होगा तो हो नहीं सकता ना, कुछ चीजें नहीं पढ़ाई जाती तो भी रट्टे इसलिए लगाए जाते हैं कि 5 ईयर खोला कोई डेफिनेशन आई हुई है रट लो। हमें इससे क्या कि पढ़ाया नहीं पढ़ाया, रट लो। आपकी इत्तला के लिए इस वक्त यहाँ खड़े होकर मैंने जितनी बातें आपसे स्पेक्ट्रोस्कोपी की हैं, और अब मैं बहुत ही पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सब 9th है, ये सब 9th है। अभी बड़ी मुश्किलों से समझ में आता है, 9th वाला तो बहुत ही बेबस होता है बेचारा, टीचर कैसे पढ़ाए छोटे छोटे बच्चों को, तो यही होता है याद कर और क्या करें, क्योंकि हमारी दिलचस्पी तो तब बढ़ेगी ना जब ये काम करके भी देखेंगे। देखिए मैं जब पढ़ता था ना, मेरे पास ये सहूलत नहीं थी, हमें कोई कह दिया था लाइब्रेरी में किताबें देख लो, लाइब्रेरी में जाना ही नहीं देते, तो जब लाइब्रेरी जाओगे तो पहले कार्ड बनाओ, नहीं मुसीबत थोड़ी होगी, आपको क्या जरूरत, मैं ये जितनी बातें कर रहा हूँ ना यूट्यूब पे सब वीडियोस के साथ, सबकी सबके आप लिखें लाइन स्पेक्ट्रम डेमोंस्ट्रेशन, वो पूरा एक्सपेरिमेंट की वीडियो होगी, आपको नजर आएंगी ये रंग बिरंगी लाइनें और सारी बातें। उसके लिए थोड़ा टाइम देंगे ना, आप घर जाके भूल जाते हैं तो फिर कैसे बनेगा, उसी से दिलचस्पी बढ़ती है ना। तो अब ये पूरी कहानी बनी कि बोहर ने हमें बताया कि लाइट नहीं है क्वांटाइज, प्लांक्स को समझाया, होश में आ जा, दुनिया में सिर्फ एक चीज क्वांटाइज्ड है और वो है एटम। एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं क्वांटाइज्ड, उन्हें इजाजत नहीं है कि वो जहां चाहे घूमे। तो अब ये बात बड़ी स्ट्रांग हो गई, क्यों नहीं है इजाजत, इलेक्ट्रॉन यहां घूमेगा तो क्या मौत आ जाएगी, बड़ी प्यारी इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे आपने बतानी है, पहले सारी बातें। इसलिए मैंने कहा सिर्फ एक चीज अभी अपने दिमाग में यकीन के साथ फर्ज कर लें कि हाँ इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट्स के अलावा और कहीं घूमने की इजाजत नहीं है, इसे थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें, मैं इसे साबित करूंगा और बड़ी ही आसान एग्जाम्पल से साबित करूंगा, तो उसके बाद तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें, तो ये फर्ज कर लें सारा मसला हल। उसने कहा लाइट एटम बनाता है, जब एटम क्वांटाइज है तो लाइट भी क्वांटाइज। तो अब कोई पूछे लाइट की डेफिनेशन क्या है, तो बोहर ने लाइट की डेफिनेशन बनाई, इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच इज फॉर्म्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर।
जब इलेक्ट्रॉन हाई से लो में आकर एनर्जी इमिट करता है हमेशा फोटोन बना के। अब वो हाई पे गया कैसे, ये अब आपका मसला है। आपने उसे हीट किया, आपने उसे इलेक्ट्रिसिटी दी, आपने उसे लाइट ही दी, वो बहुत सारे तरीके हैं। सूरज मुसलसल रोशनी दे रहा है, वहां क्या हो रहा है, पूरे सूरज में जो भी मैटर है, जो भी एटम है, उनके इलेक्ट्रॉन पंप होके ऊपर जा रहे हैं। जब वो वापस आते हैं तो फोटोन बना बना के फेंकते हैं। तो ऊपर कैसे जा रहे हैं, तो मैट्रिक वालों ने आपसे कहा था सूरज में फ्यूजन रिएक्शन, उससे इतनी जबरदस्त हीट बनती है जिसकी कोई हद नहीं, और वो उनके सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर। तो ये बोहर की थ्योरी की पूरी कहानी। अब हम ये सारी बातें, क्योंकि इम्तिहान भी देना है, सिर्फ कहानियां नहीं सुननी, तो अब इन सारी बातों को पॉइंट वाइज लिखेंगे ताकि एग्जाम की भी तैयारी हो। सारी यही बातें, और जब सारी बातें लिख लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा रीजन व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव अदर देन दीज ऑर्बिट। क्या मुसीबत आ जाएगी अगर वो बीच में घूमने लगे, ये वजह इंशाल्लाह अब हमारी अगली क्लास की बात होगी। थैंक यू।